Hello, friends. Welcome to Nurturing for UPSC. My name is Naman Bansal. You must be knowing me. I am known as a master key person. Uh, Around March, I started a channel with Master Key, the UPSC name. Over there, I help people to clear prelims through my skeleton key videos. It was a 50-minute video. And for the mains, 2025, I launched SIP mains and ethics courses for 2025. And they have been loved by the students. So I decided to start my own channel. The channel's name is Nurturing for UPSC. This is my brief. I did BTech from IIT Delhi, and I gave 3 civil services interviews in 2021, 2022, and 2023. So this video is about the 15th day schedule, जो आपका अभी अब तो 12 दिन रह गए हैं, ठीक है, जो आपका 9 अगस्त से लेके जो आपका 22 अगस्त को पेपर स्टार्ट है, तो उसको कैसे प्लान करना चाहिए, उसका ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, मोटा-मोटी मैं आपको बताता हूँ ऑब्जेक्टिव क्या है, हम प्लान ये क्यों बना रहे हैं, ठीक है, इसको डिस्कस करते हैं। और प्लानिंग एक्चुअली में क्या होनी चाहिए, अगर मैं एग्ज़ाम देता, जैसे मैंने 3 मेंस लिखे हैं और तीनों मेंस हर बार निकाले हैं, तो मेंस निकालने की मुझे अच्छे से नैक पता है, एग्ज़ैक्टली कैसे प्लानिंग करी जाती है, क्या किया जाता है, ठीक है। यही मेरा एसआईपी मॉड्यूल के अंदर था। एसआईपी के अंदर वही था, कंटेंट सिलेक्शन, कंटेंट इंटरलिंकेजेस एंड कंटेंट प्लेसमेंट, यही चीज़ मैंने इस कोर्स में पढ़ाई थी। ठीक है, तो मेरी यही खासियत थी कि जो मैं पढ़ता था उसको मैं लिखाता था एग्ज़ाम में, तो इस हिसाब से मैंने रफ प्लान बनाया है। मैं अभी ये बताता हूँ, ठीक है। तो पहले ऑब्जेक्टिव समझ लेते हैं कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा। हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा कि 100% प्लेसमेंट। हमने जो भी पढ़ा है अब तक हमने, लेट्स से आपने जो आपका रहा है, आपने जो भी आपका जून से आपने स्टार्ट किया होगा और अभी अगस्त चल रहा है, ठीक है, तो लगभग 70-80 दिनों में जो भी आपने पढ़ा है, योर फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव शुड बी, जो भी आपने पढ़ा है वो एटलीस्ट आपको एग्जाम में याद आ जाए। नहीं तो जो भी आपने पढ़ा है वो किस काम का है ना, वो किसी काम का नहीं है, वो आपने एग्जामिनर को तो पता नहीं कि आपने पढ़ा था वो। तो हमारा फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव यही है कि जो भी हमने पढ़ा है एटलीस्ट वो सारा तो हमें याद में आ जाए, एग्जाम में याद आ जाए। उससे एक्स्ट्रा कुछ याद आ जाए तो दैट दैट इज द टॉपिंग्स ऑन द केक, है ना। सो ऐसा है, तो इस चीज़ के लिए हमें क्या करना होगा, वी हैव टू इंश्योर दैट देयर इज़ अ ज़ीरो ड्रेन आउट, मतलब ड्रेनेज प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका जो आपने पढ़ा है, आपने ऐसे कुछ स्टोर किया और इसके अंदर कुछ लीकेज हो रहा है और वो बाद में बह गया और एग्जाम में विद इन द 7 मिनट्स जो टाइम क्रंच होता है उसमें आपको याद नहीं आया, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज़ है स्लाइसिंग एंड डाइसिंग एबिलिटी, कि आपने जीएस 1 में कुछ पढ़ा, लेट्स से आपने ज्योग्राफी में कुछ पढ़ा, उसको आप एनवायरनमेंट में यूज़ कर रहे हो, या आपने सोसाइटी में कुछ पढ़ा, उसको सोशल जस्टिस में यूज़ कर रहे हो, इकोनॉमी में कुछ पढ़ा, उसको आप ज्योग्राफी में यूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो दिस इज़ अ स्लाइसिंग एंड डाइसिंग, मतलब किसी एक सब्जेक्ट से आप स्लाइस करोगे और उसको दूसरे सब्जेक्ट में डाइस करोगे, तो दिस इज़ द एबिलिटी। ये एबिलिटी तभी आती है जब आपने फंडामेंटली बहुत अच्छे से कई कई रिविजन्स कर लिए होंगे, ठीक है। तो सेकंड ऑब्जेक्टिव इज़ दिस। थर्ड ऑब्जेक्टिव इज़ मेमोरी स्पेसिंग। मेमोरी स्पेसिंग क्या होता है कि इट इज़ अ गैप रूल। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोई चीज़ पढ़ी है आज, इट इज़ अ फॉरगेटिंग कर्व, इट इज़ अ फॉरगेटिंग कर्व थ्योरी, ठीक है। यू कैन सर्च इट ऑन इंटरनेट, इट इज़ अ साइकोलॉजिकल थ्योरी। तो उसमें क्या थ्योरी होती है, हम जो भी पढ़ते हैं वो हमारा एक्सपोनेंशियल डिके होता है विद टाइम, है ना। आपने जो पढ़ा है वो आपको अभी 100% रिटेंशन है उसका, तो विद थोड़े टाइम बाद आपको ये दो 1 घंटे बाद आपका उसका रिटेंशन 70% रह जाएगा। एक दिन बाद आपको एक दिन बाद आपको, ये 1 डे है, ये 1 आवर है, ये अभी इमीडिएटली है, तो इसमें आपको 50% रिटेंशन रह जाएगा। तो आपका रिटेंशन है वो कम होता चला जाता है विद टाइम, ठीक है। तो हमें, हमारा पर्पस है कि जो भी हमने पढ़ा है वो हमें इस हिसाब से हमें स्पेसिंग करनी है, अपने रिवीजन की गैप हमें उस हिसाब से रखना है कि हमारे ऑप्टिमम टाइम पे हम उसको रिविजिट करते रहें। ये हमारा फॉरगेटिंग का है, अगर हम यहाँ पे आ गए हैं भूलते-भूलते, तो इसको दोबारा रिविजिट करके हम दोबारा 100% पे ले आएँ। फिर ऐसे चले, फिर इसको ले आएँ, फिर ऐसे चले, है ना? तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये है। तो इसके लिए गैप रूल मैं क्या करता था, लेट्स से आपका मान लो, इसमें देखो जैसे आपका मान लो ये 22, 23, 24 को, ठीक है, आपका जीएस का पेपर है। तो इससे पहले आपको जीएस पढ़ोगे, ठीक है? अब इससे पहले आप जीएस पढ़ोगे, तो आप मान लो आपको 22, 23, 24, 22, 23, 24, ठीक है? ये 3 दिन तो आपका जीएस चल ही रहा है, ठीक है? इससे पहले आप मान लो 4 दिन आप जीएस को रिवाइज़ करोगे, जीएस एसए को, तो आपका ये सब 3 दिन ही हो गए, 4 दिन ही हो गए, टोटल 7 दिन हो गए। टोटल 7 दिन हो गए, आपको ऑप्शनल आपने छुआ नहीं है, ऑप्शनल आपने टच नहीं किया है, तो बहुत हाई चांस है ऑप्शनल आप भूल जाओगे। तो हमारा इमीडिएट पर्पस ये होगा कि 22-23 से पहले से जो 4 दिन है इसमें जीएस देंगे और इससे इमीडिएटली पहले हम ऑप्शनल को रिवाइज़ करेंगे। तो दिस इज़ अ गैप रूल, कि अगर मैंने आज कोई चीज़ पढ़ी है, तो उसके विदिन 4-5 डेज़ के गैप में मेरे को दोबारा उस सब्जेक्ट को रिविज़िट करना है, नहीं तो मैं उस सब्जेक्ट को भूल जाऊँगा। तो दिस इज़ अ गैप रूल, कि 5-6 दिन से ऊपर का गैप नहीं होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा गैप आ जाएगा तो बहुत देयर इज़ अ हाई चांस हम उस चीज़ को भूल जाएँगे, अकॉर्डिंग टू फॉरगेटिंग ऑफ थ्योरी, ठीक है। तो और फोर्थ ऑब्जेक्टिव रहेगा कि हमारा जो भी हमने पढ़ा है
जो भी हमने अब तक पढ़ा है उसकी 100% रिवीजन हो जाए हमारी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने मान लो GS1 में कुछ पढ़ा है, GS2 में कुछ पढ़ा है, ऑप्शनल में कुछ पढ़ा है, ऑप्शनल 1 में कुछ पढ़ा है, ऑप्शनल 2 में कुछ पढ़ा है, और आप जब आप रिवीजन करने गए अभी कुछ 15 12 10-12 दिन जो बचे हैं आपके, इसमें आप रिवीजन करने गए, ऐसा ना हो कि आपने GS1 तो रिवाइज कर लिया, GS2 रिवाइज कर लिया, ऑप्शनल 1 कर लिया, ऑप्शनल 2 में कुछ पोर्शन आपका छूट गया, जो आपने पढ़ा हुआ था लेकिन आप उसकी रिवीजन नहीं कर पाए। तो हमारा ये इंश्योर है कि अगर हमने 100% कॉन्क्वेस्ट किया है, जो भी हमने कॉन्क्वेस्ट किया है, जो भी हमने याद किया है, उसका रिवीजन ज़रूर हो जाए, ठीक है? तो जो भी कॉन्कर किया है हमने, उसकी 100% रिवीजन होनी चाहिए, ठीक है? तो दिस इज़ द फोर्थ ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव अपने माइंड में क्लियर रखते हैं, क्योंकि अगर आपने जो पढ़ा है, अगर वो एग्ज़ाम में आप लिख के नहीं आ रहे हो, तो इट इज़ ऑफ नो यूज़। अगर आपको स्लाइस और डाइस आप नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी ब्रेन की कैपेसिटी लिमिटेड होती है। हम ऐसा हर चीज़, हर सब्जेक्ट के लिए, हर क्वेश्चन के लिए नया-नया कुछ नहीं पढ़ सकते हर बार। हमें ये स्लाइसिंग एंड डाइसिंग की एबिलिटी सीखनी होगी कि एक सब्जेक्ट का सामान उठा के दूसरे सब्जेक्ट में पुट इन कर दिया, ठीक है? सोसाइटी को उठा के सोशल जस्टिस में, सोशल जस्टिस को उठा के सोसाइटी में डाल दिया। इसके लिए मल्टीपल रिवीजन्स की चाहिए होती है, मल्टीपल रिवीजन्स करोगे तभी आपके इंटरलिंकेजेस डेवलप होते हैं ब्रेन के अंदर सब्जेक्ट्स के बीच में, और इसीलिए फिर आपका प्लेसमेंट होता है। ऐसा भी प्रोग्राम यही था। कंटेंट सिलेक्शन तो अभी मैं आपको बता नहीं सकता। मैं आपको कंटेंट इंटरलिंकेजेस और कंटेंट प्लेसमेंट, ये दोनों चीज़ के अंदर क्या चीज़ काम करती है, क्या चीज़ बेनिफिट करती है, वो मैं अभी आपको ज़रूर बता सकता हूँ 10 दिन पहले, ठीक है? और एक मेमोरी स्पेसिंग है कि भई हमारा गैप रूट 5 से 6-7 दिन से ऊपर का गैप नहीं आना चाहिए, और हमारा 100% जो भी हमने पढ़ा वो सारा का सारा सिलेबस हमारा रिवाइज़ होना चाहिए। तो प्लान मैंने ऐसे बनाया है, मैं हमेशा रिवर्स प्लानिंग करता था। मान लो मेरा जैसे मेरा 22 को एग्ज़ाम है, तो मैं 22 की डेट से स्टार्ट करूँगा और पीछे चलता जाऊँगा, ठीक है? आज 9 तारीख है, मैं ऐसा नहीं करूँगा कि 9 तारीख से प्लानिंग करते-करते 22 की तरफ आ रहा हूँ, मैं उल्टा करता था। 22 को जो मेरा टारगेट डेट है, तो टारगेट डेट से स्टार्ट करूँगा और पीछे आते-आते अपने जो प्रेज़ेंट डेट है उस पे आऊँगा। तो इससे इफेक्टिव मेरी प्लानिंग होती थी। मुझे एग्ज़ैक्टली पता चलता था मेरे पास कितने दिन बचे हैं, कितने दिन नहीं बचे हैं, उसके अकॉर्डिंगली मैं अपने प्लान को बहुत अच्छे से ऑप्टिमाइज़ कर पाता था, ठीक है? तो मेरा क्या है कि मैंने सबसे पहले यहाँ पे गया, मैं जो मैंने ट बनाया है, देखो यहाँ से ये 9 तारीख है, 10 तारीख, ये अगस्त की तारीख से हैं, ठीक है? और डेट्स हैं 9th, 10th, 11th, और ये सारे अगस्त की डेट्स हैं। फिर उसके बाद आपके 22, 23, 24 ऐसे डेट्स चल रहे हैं, ठीक है? तो अब मेरा 30 और 31 को मेरा ऑप्शनल का पेपर है, ठीक है? 22, 23, 24 को मेरा इसका पेपर है, जीएस का। तो मैंने इन डेट्स को रेफरेंस मान के प्लानिंग स्टार्ट करी। अब जो 22, 23, 24 के जो रहे मेरे रहेंगे, अब जैसे आपका 22 को मान लो एग्ज़ाम होगा, 22 को आप लिखोगे जीएस का पेपर, ठीक है? अब 22 को आप जीएस का पेपर लिखोगे, तो उसमें आप जीएस नहीं, आप एसए का पेपर लिखोगे सुबह-सुबह। अब आप जब एसए का पेपर लिख लोगे, आपका 12 बजे त या 1 बजे तक आप फ्री हो जाओगे। उसके बाद आपके पास लगभग आप 7-8 बजे तक पढ़ सकते हो शाम के। फिर उसके बाद आपको सोना होता है। आप 9-10 बजे तक जाते हो सोने, फिर उसके बाद 6-7 बजे उठते हो। फिर उसके बाद आप एग्ज़ाम सेंटर पे जाते हो, वहाँ पे काम करते हो, ठीक है? तो आप 12 से 1 के 7-8 बजे तक यहाँ पे आपके पास 6-7 घंटे हैं रिवीज़न के। तो इस 6-7 घंटे में अब अगले दिन आपका जब 23 तारीख को आपका जब जीएस 1 और जीएस 2 का पेपर है ना, तो इसमें गैप रूल को यूज़ करके कि आपका जीएस 2 का पेपर बाद में है, शाम को है ना, तो इसलिए 22 तारीख को पहले जीएस 2 आप रिवाइज़ करोगे, क्यों? क्योंकि जब जीएस 2 आप सुबह-सुबह 1 बजे आप रिवाइज़ करना स्टार्ट करोगे, 3-4 बजे तक रिवाइज़ कर लोगे, तो उसके बाद आप जीएस 1 को रिवाइज़ करोगे। इससे होगा क्या कि आपने जब जीएस 1 रिवाइज़ कर लिया, मान लो 3-4 बजे तक रिवाइज़ कर लिया 22 तारीख को, ठीक है? तो उसके बाद आपका आपका गैप आ जाएगा, जीएस 1 रिवाइज़ करोगे आप, ये गैप आ जाएगा, उसके बाद आप जीएस 1 का पेपर लिखोगे, फिर उसके बाद आपको जब जीएस 1, जीएस 2 के बीच में जो गैप आएगा, उसमें आप जीएस 2 को रिवाइज़ कर सकते हो। तो सफिशिएंटली गैप रूल के हिसाब से आपका जीएस 2 पहले रिवाइज़ होना चाहिए, उसके बाद आपको जीएस 1 रिवाइज़ करना चाहिए। ताकि क्या होगा, जब आप जीएस 1 का पेपर देने जा रहे हो, तो जीएस 1 की लेटेस्ट रिवीजन आपने कर रखी है, बिल्कुल एग्ज़ाम से जस्ट पहले आपने जीएस 1 को रिवाइज़ किया है, जीएस 1 भी आपको याद रहेगा, और आपका जो जीएस 2 का आपका गैप आना था, वो भी आपने एक बार उसको रिविज़िट कर लिया है, ठीक है? तो ये गैप रूल के हिसाब से जीएस 2 पहले रिवाइज़ करना चाहिए। तो मेरा मानना है मैं ऐसे ही करता था। मैं उस टाइम पे क्या करता था, अपने जब मेरे जितने भी 3 मेंस लिखे, हर मेंस में मैं एसए का पेपर लिख के आया, तो मैं आते ही 1 बजे तक फ्री होके, 1 बजे तक फ्री हुआ, उसके बाद मैं अपना ती 4 या 5 बजे तक मैं लगभग जीएस 2 को निपटा देता था अपना, ठीक है? फिर उसके बाद मैं आधा पौना घंटे का ब्रेक लेके, फिर उसके बाद 8 बजे तक लगभग मैं जीएस 1 को निपटा देता था। फिर मैं आराम से सो जाता था। 22 तारीख को आपको जीएस 2 रिवाइज़ करना है, जीएस 1 रिवाइज़ करना है, और 23 तारीख को जब आप दोगे, तो ब्रेक में तो जीएस 2 रिवाइज़ थोड़ा-सा देखोगे, आपका मन है तो देख लेना, नहीं तो नहीं, ठीक है? आप दिया, और उसके बाद जब 23 तारीख को आप फ्री होगे, 23 तारीख को आप फ्री होगे लगभग, जैसे मैं तो गुड़गाँव में पेपर देता, तो मुझे ट्रैवलिंग वगैरह भी करना होता था, तो मैं लगभग 6 बजे तक रूम पे पहुँचता था। 6 से 7 बजे तक रूम पे पहुँचता था इफेक्टिवली, खाना-वाना खा के मैं। तो 7 बजे फ्री होता था। अब मेरे को सुबह मान लो 7 बजे उठना है, तो मैं फिर वही 9 बजे तक ही पढ़ पाता था, तो 2 घंटे होते थे मेरे पास। तो 23 तारीख को लगभग आपके पास 2 घंटे बचेंगे। उस 2 घंटे में यू हैव टू इमीडिएटली रिवाइज़ जीएस 3। जीएस 3 आप यही कर सकते हो कि जीएस 3 सुबह आपको सीधा जाते ही पेपर देना है, ठीक है? तो जीएस 3 आपने इमीडिएटली रिवाइज़ किया, सुबह जीएस 3 का पेपर दिया, और जो बीच में आपका बचेगा, अ, अब उसके बाद जीएस 3 आपने पेपर दे दिया, आपके पास बीच में 1 घंटा बचेगा, तो उसमें आपने जीएस 4 थोड़ा बहुत रिवाइज़ करना है तो कर लो, फिर उसके बाद जीएस 4 दे दिया। अब यहाँ पे अब आपने ऑब्ज़र्व किया होगा 22 और 23 में हमने जीएस 4 रिवाइज़ नहीं किया है। हम सीधा
24 तारीख को जीएस 4 देखेंगे 1 घंटे में। तो इससे पहले मेरे को इंश्योर करना है जीएस 4 की मेरी जो रिवीजन है, वो उसमें ज़्यादा गैप्स ना आ जाए। तो मैंने सीधा का सीधा 21 तारीख को जीएस 4 का रिवीजन रखा है। ठीक है? इसलिए मैंने जो जीएस 4 का रिवीजन रखा है, वो 21 फर्स्ट डे को रखा है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है मैं 2 दिन जीएस 4 को रिवाइज़ नहीं करूँगा। दिस इज़ अकॉर्डिंग टू माय गैप रूल ऑफ माय फॉरगेटिंग कर्व, ठीक है? तो जीएस 4 मैंने नया रिवाइज़ किया था और एसए भी मैंने साथ, जो एसए है मेरा 22 तारीख को एसए का पेपर है, तो मैं जब एसए और जीएस 4 हमेशा इन दोनों को मैं साथ में ही रिवाइज़ करता था, क्योंकि इसी में सारे आर्गुमेंट्स एसए के अंदर जो यूज़ होते हैं वो एथिकल थ्योरीज़ के साथ काम आ जाते हैं। एथिकल की जो थ्योरीज़ पढ़ते हैं उसमें जो आर्गुमेंट्स होते हैं वो सारे एसए में काम आते हैं। तो मैं जीएस 4 और एसए को एक साथ पढ़ता था, तो एक 21 अगस्त को आप जीएस 4 और एसए को रिवाइज़ करेंगे और 24th को एक बार आगे यहाँ पे देख लेते हैं, पीछे वाला प्लान बाद में देखते हैं। ठीक है? अब 24 को जब आपने दिया, अब 24 को आप फिर वही आप 6-7 बजे 7 बजे फ्री होंगे आप 9 बजे तक पढ़ सकते हो। ठीक है? और इसमें तो ये भी है कि 5 ही दिन आपके पास पूरे फ्री हैं। ठीक है? यहाँ पे 5 दिन आपके पास पूरे फ्री हैं। यहाँ पे लगभग आपके पास 1/4 डे है। ठीक है? तो व फ 5.25 डेज़ है आपके पास, ठीक है? तो मेरा क्या रहता था, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैंने पहले 2021 के मेंस में ये गलती करी थी और 22 में भी गलती करी थी। मैंने इस गलती को 2023 में सुधार लिया था, ठीक है? तो वही गलती मैं आपको बताता हूँ जो मैंने क्या सुधारी थी, कि जो ये 24 तारीख का दिन होता है ना, आप लोगों को लगेगा कि 24 तारीख को आपने 5 पेपर लिख के आए हो, बहुत थकान होती है, मैं मानता हूँ, बहुत ज़्यादा थकान होती है, कुछ करने का मन नहीं करता है। लेकिन मेरे हिसाब से 24 वाले दिन को भी कुछ ना कुछ ऑप्शनल रिवाइज़ करना चाहिए। वो मैं आपको बताता हूँ कौन-सा ऑप्शनल रिवाइज़ करना चाहिए। देखो, पहले ऑप्शनल का ब्रेकअप समझो। ऑप्शनल का ब्रेकअप होता है कि इस ऑप्शनल का कुछ पोर्शन होता है ईज़ीएस्ट पोर्शन, जो 50% सिलेबस होगा आपका, ठीक है? जैसे मेरा मैथमेटिक्स ऑप्शनल था, तो मैथमेटिक्स में मेरा क्या होता था कि मेरे कुछ मान लो 13 चैप्टर्स थे, ठीक है? 13 चैप्टर्स थे, उसमें से कुछ 8 चैप्टर्स तो ऐसे थे कि बहुत ईज़ी, मतलब उसमें 5-5 मिनट लगते थे एक चैप्टर को रिवाइज़ करने में मुझे, ठीक है? और बाकी कुछ बीच के चैप्टर होते थे, 2-3 चैप्टर, 3 चैप्टर बीच के टफ, 4 चैप्टर टफ होते थे बीच के, मान लो 3 चैप्टर टफ है और 2 चैप्टर बहुत टफ होते थे, ठीक है? तो वही वाला है कि मैंने उसको ऐसे डिवाइड किया है कि आपके 20% सिलेबस आपका बहुत टफ होगा, ठीक है? हर हर ऑप्शन में यही होता है, 20% सिलेबस आपका टफ होगा, ठीक है? और बीच का सिलेबस होगा मैनेजेबल, जो आपका भई बहुत टफ भी नहीं है, बहुत ईज़ी भी नहीं है, लेकिन ठीक है, मैनेजेबल है, मैनेजेबल पोर्शन है वो। कुछ पोर्शन होगा ईज़ीएस्ट पोर्शन। तो ईज़ीएस्ट हर ऑप्शन में, अगर आपकी ऑप्शनल की तैयारी अच्छी है, तो मेरा जो एक्सपीरियंस है, ईज़ीएस्ट पोर्शन 50% तो होता ही है आपका, ठीक है? तो मेरा ये मानना है, जो ईज़ीएस्ट ये वाला पोर्शन है जो आपने आइडेंटिफ़ाई किया है, आपके मान लो 12-13 जो भी 16-15-16 जो भी चैप्टर्स हैं, उसमें से कुछ 7-8 चैप्टर ईज़ी वाले होंगे, बहुत ईज़ी। मतलब उसको आपको 10-10 मिनट, 15 मिनट की रिवीजन लगेगी। चलो, मेरा साइंस ऑप्शनल था, आपको थोड़ी ज़्यादा लग जाएगी, ठीक है? तो मेरा मानना है 50, मान लो कि 50% ऑप्शनल जो ईज़ीएस्ट है, इसका 1/3 पोर्शन एटलीस्ट इस दिन रिवाइज़ कर लो। 24 तारीख की रात को ना 1/3 पोर्शन करके सो। ये 2023 के अटेम्प्ट में किया था, मेरे को बहुत मदद हुई थी। जैसे मेरे में क्या होता है, ईज़ीएस्ट पोर्शन क्या होता है, अ, मेरा जैसे मैथमेटिक्स में वेक्टर वेक्टर एनालिसिस है, वेक्टर एनालिसिस, लीनियर अलजेब्रा, ठीक है? ये ओडी, पीडी, ठीक है? ये ईज़ी ईज़ी चैप्टर्स थे मेरे, ठीक है? तो इसमें से मैंने क्या, ये 4 चैप्टर्स जो है ना, जैसे मेरे 7-8 चैप्टर्स थे जो ईज़ी थे, उसमें से 4 चैप्टर्स मैंने इसी रात को रिवाइज़ कर लिए थे, 24 की रात को। रिवाइज़ इन द सेंस, मैंने इसके जितने भी फ़ॉर्मूलाज़ थे, जो स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स थे, वो सारे के सारे इस दिन रिवाइज़ कर लिए। तो इससे क्या हुआ, मेरे को थोड़ा-सा लोड मेरा कम हो गया कि ये जो 5 दिन है ना, मैं पहले से ही कुछ ना कुछ कॉन्क्वेस्ट करके बैठा हूँ। मुझे एकदम से लोड नहीं आएगा नहीं तो क्या होता है जनरली, पार्किंसन लॉ चलता है। पार्किंसन लॉ क्या होता है, ये मैंने आपको पहले बताया हुआ है। पार्किंसन लॉ चलता है। पार्किंसन लॉ क्या बोलता है कि जो भी आपको जॉब करना है ना, जो भी आपको जॉब करना है, उस जॉब को करने के लिए जो आपको टाइम असाइन होगा, जो टाइम आपको असाइन किया गया है पर्टिकुलर जॉब को कंप्लीट करने के लिए, आप उस पूरे टाइम में इस वर्क को एक्सपेंड कर दोगे। लेट्स से मैं अगर आपको कोई काम करने के लिए बोलूँ, आपको मान लो 5 चैप्टर रिवाइज़ करने हैं, 5 चैप्टर रिवाइज़ करने के लिए अगर मैं आपको 10 दिन दूँगा, तो आप 10 दिन में 5 चैप्टर रिवाइज़ करोगे। मैं आपको 1 दिन दूँगा, तो आप 1 दिन में रिवाइज़ करोगे। मैं आपको 20 दिन दूँगा, 20 दिन में करोगे। 1 महीना दूँगा, 1 महीने में करोगे। तो जितना मैं टाइम देता चलूँगा, उतना ज़्यादा एक्सपेंड करते चला वो उतना ज़्यादा फैला दोगे अपने काम को आप टाइम के साथ। तो पार्किंसन लॉ यही बोलता है, जब आपको दिखेगा ना, आपको 5 सवा 5 दिन मिल रहे हैं, सवा 5 दिन यहाँ पे जैसे मिल रहे हैं, जब आपको दिखेगा ये सवा 5 दिन आपको मिल रहे हैं, है ना? तो आप क्या करोगे, बहुत हाई चांस है आप ये वाला दिन वेस्ट कर दोगे, ठीक है? आप ये वाला दिन वेस्ट करोगे, 24 तारीख वेस्ट कर दोगे, 25 तारीख वेस्ट कर दोगे और जब तक ये वेस्ट होगा आपका 1.25 डेज़ खत्म हो जाएँगे, 4 दिन ही बचेंगे, फिर एकदम से पैनिक क्रिएट हो जाता है। तो मेरा मानना है 24 तारीख को ईजीएस का 1/3 पोर्शन कंप्लीट कर दो और 25 तारीख को ईजीएस का 2/3 कंप्लीट कर दो। तो इसमें क्या होगा, अगर आपने ईजीएस पोर्शन, जो ईजीएस मतलब आप समझो 50% सिलेबस, ये 50% सिलेबस होता है लगभग, है ना? ये 50% सिलेबस है। अगर 50% सिलेबस आपने पहले 25 तारीख तक निपटा दिया, है ना? 25 तारीख तक अगर आपने निपटा दिया, तो आपके पास 4 दिन बचे हैं बाकी काम करने के लिए, बाकी 50% करने के लिए। तो उसमें क्या है, 26 तारीख को मैनेजेबल का 3/4 पोर्शन निपटा दो, ठीक है? और 27th को मैनेजेबल का 1/4 जो रिमेनिंग है वो निपटा दो। टफ वाला पोर्शन 2/3 निपटा दो, ठीक है? ये वाला दिन थोड़ा हेक्टिक होगा आपका। जो ये पर्टिकुलर डे है ना, ये सबसे हेक्टिक होता था मेरा, ठीक है? इसमें हेक्टिक रहेगा।
इसको यहाँ निपटा दो, फिर 28 तारीख को जो टफ का 1/3 है वो निपटा दो और एक रिवीजन कर लो। इस रिवीजन के अंदर पर्टिकुलरली जो मुझे लगता है क्या करना चाहिए, इस रिवीजन के अंदर यू कैन गिव द 2 टेस्ट, 2 टेस्ट दे दो, ठीक है? एक रिवीजन आपको करनी है, या तो 29 को 2 टेस्ट दे दो या 28 को। आपको एक सिमुलेशन करके जानी है, कोई भी एक सिमुलेशन आपकी मर्ज़ी है, ठीक है? मैं मतलब अ, आपका ह्यूमैनिटीज़ ऑप्शनल है, तब भी मेरा मानना है कि एक एक पूरी सिमुलेशन ना भी करो तो एक टेस्ट तो दे ही दो, ठीक है? एक टेस्ट देना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है कि एक आप रिदम में आ जाते हो। तो ये वाला जो रिवीजन वाला फेज़ है 28 को 29 को, ये रिवीजन 2 है, सेकंड रिवीजन है ये, और ये फर्स्ट रिवीजन है। तो 28 को 1/3 कंप्लीट करने के बाद टफ वाला पोर्शन रिवीजन इस या तो रिवाइज़ कर लो या सिमुलेशन कर लो। अगर यहाँ से रिवाइज़ करो तो यहाँ सिमुलेशन कर लेना। अब मेरा पर्पस है कि मेरे 3 रिवीजन हो जाएँ। एक रिवीजन यहाँ हो जाएगी, दूसरी रिवीजन यहाँ हो जाएगी और तीसरी रिवीजन मैं करूँगा इस दिन, ये 30 तारीख को मेरा होगा सुबह हिंदी का पेपर। 30 तारीख को मेरा होगा सुबह हिंदी का पेपर और शाम को होगा इंग्लिश का पेपर। तो जो हिंदी का पेपर होता है, सुबह इंग्लिश का पेपर होगा, फिर शाम को हिंदी का पेपर होगा। अ, स अ इसमें क्या है, सुबह आपका हिंदी का पेपर होगा, फिर इंग्लिश का पेपर होगा, ठीक है? तो हिंदी का पेपर में तो चलो मेहनत लगती थी मेरे को, ठीक है? क्योंकि हम पढ़ते नहीं, मैं बिल्कुल लैंग्वेज पेपर बिल्कुल नहीं पढ़ता था। मैं सिर्फ़ 29 की तारीख को जब जाता था, फिर सेकंड पेपर लिख के आया, तो शाम को मेरा कुछ टाइम बचा था, तो मैं उस टाइम पे 1-2 घंटा देख लेता। जैसे मैंने आपको बताया, मैं 29 की तारीख को 7 बजे फ्री होऊँगा, 7 बजे फ्री होऊँगा तो 2 घंटे हैं, तो 2 घंटे में मैं हिंदी बुक्स देख लेता था, सुबह देख लेता था। हिंदी दे दी, अब उसके बाद मैं पूरा फ्री हूँ। इंग्लिश के पेपर में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। इंग्लिश का पेपर में मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि मैंने 3 बार मेंस लिखा है, तो तीनों बार इंग्लिश के पेपर में 3 घंटे मिलते हैं, 3 घंटे तो मेरे को कभी लगे ही नहीं। मैं मतलब 1 आवर 45 मिनट्स में पेपर कंप्लीट करके बैठ जाता था, और जो रिमेनिंग 1 आवर 15 मिनट्स थे, इसके अंदर मैं क्या करता था, रेड फ्लैग्स को रिवाइज़ करता था। रेड फ्लैग्स क्या है? जैसे मैंने बताया कि इसको 2 तरीके से, एक तो ये हो गया ईज़ीएस्ट, मैनेजेबल और टफ। एक इसको ऐसे भी तोड़ सकते हो आप कि रेड फ्लैग्स है, मतलब एक पर्टिकुलर पोर्शन होगा आपका ऑप्शनल का, जिसको आप बार-बार बोल रहे हो, बार-बार बोल रहे हो, बार-बार बोलते रहते हो। तो मैं क्या करता था, जो ये 1.15 1 आवर 15 मिनट्स वाला टाइम है, इस टाइम पे मैं रेड फ्लैग्स को रिवाइज़ करता था। जैसे मान लो मैं रेड फ्लैग्स मेरे लिए क्या है कि मान लो मॉडल अलजेब्रा मेरा एक टॉपिक होता था, ठीक है? मॉडल अलजेब्रा मेरा एक टॉपिक है, तो मॉडल अलजेब्रा में कुछ गंदे से फॉर्मूला है, गंदे से डेफिनिशंस है, उसको रिकॉल कर रहा हूँ मैं, मतलब एक्टिव रिकॉल करता था इस टाइम पे। इसको मैं बोलूँगा एक्टिव रिकॉल का टाइम है मेरा ये। ये मेरा एक्टिव रिकॉल का टाइम है, मैं बैठे-बैठे जो क्वेश्चन पेपर होता था, जैसे ये मेरा क्वेश्चन पेपर है, जो मेरा इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर है ना, इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर पीछे रफ शीट्स होती हैं, तो मैं उस रफ शीट्स पे सारे पे ऐसे काँटा मार देता था। ये रफ है, ये रफ है, ये यूज़ तो होती नहीं है, ठीक है? ये सारी मैं इन पे पहले से काँटा मार देता था, और इन पे अपना छोटा-छोटा स्क्रिबल करते अपना सारा एक्टिव रिकॉल करता था अपने मैथ्स के सिलेबस को, अपने मैथ्स के रेड फ्लैग्स को वो करता था, एक्टिव रिकॉल। तो इससे क्या होता था, मेरा एक रिदम बन जाता था, ठीक है? एक रिदम सा बन जाता था मेरा, ठीक है? तो वो कर लिया मैंने। जब मेरा ये रेड फ्लैग्स मैंने एक्टिव रिकॉल कर लिया, उसके बाद मैं 31st को फिर मैं ऑप्शनल देने के लिए थोड़ा-सा ये होता था कि हाँ, शाम को 7 बजे आया तो 1-2 घंटे और जो मेरे को था रेड फ्लैग्स उसको रिवाइज़ कर लिया और पेपर देने चला गया। ठीक है? अब वही है, जो बैक गैप होगा उसमें पेपर 2 रिवाइज़ कर लेना, सुबह ऑप्शन पेपर 1 कर लेना। तो ये आपका चला 22 तारीख से 31 तारीख। अब आते हैं फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव, आपको समझ आएगा होगा, जब मैंने स्टार्ट यहाँ से किया कि मेरे को ये वाले पेपर देने हैं, है ना? मैंने स्टार्ट यहाँ से किया, जो मेरे को 22, 23, 24 से स्टार्ट किया मैंने, उसके अकॉर्डिंग मैंने प्लान सारा बनाया। उसका 5 दिन है, 5 दिन मैंने आपको बताया कैसे तोड़ता था मैं। 31, 31 का व्यू मैंने बता दिया, लैंग्वेज पेपर को कैसे मैनेज करना है। लैंग्वेज के ऊपर पेपर के ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा। मैंने सजेशंस आइडिया सोचे हैं, स्ट्रैटेजी बनाऊँगा मैं सर, तो लैंग्वेज पेपर की अलग से स्ट्रैटेजी बनाऊँगा। जैसे मैं हिंदी का तो बता सकता हूँ आपको, हिंदी इंग्लिश दोनों को कैसे मैनेज करना है, उसकी अलग से बनाऊँगा। अब आते हैं पीछे, 21 तारीख हमारा बुक हो गया, 21 तारीख हमारा बुक हो चुका है, ठीक है? हम क्या करेंगे 21 तारीख को, 21 तारीख इस बुक, ठीक है, ये बुक हो गई है। अब आएगा पीछे, अब देखो मैंने बताया कि अब मेरा 22, 23, 24 मेरे को 3 दिन जीएस का पेपर देने हैं ना, जीएस और ऐसे, तो मेरे इंश्योर रहेगी इससे इमीडिएट पीछे मेरी जीएस की रिवीजन हो जाए। तो मैंने 4 दिन जो है, ये 4 दिन मैंने जीएस इसके लिए रखे, और 21st को पर्टिकुलर जीएस 4 ऐसे रखा क्योंकि इमीडिएटली मेरे को ऐसे का पेपर देना है और जीएस 4 के पेपर में मेरा गैप आ जाएगा लंबा, इसलिए मैंने इसको जीएस 4 और ऐसे को यहाँ रखा, और जीएस 3 मैंने यहाँ रखा क्योंकि जीएस 3 मेरा यहाँ पे जैसे मैं दूंगा तो 1 दिन यहाँ पे गैप आ जाएगा, 20 को रिवाइज़ करने के बाद फिर 22 का गैप आ जाएगा, फिर मतलब 2 दिन का गैप आ जाएगा, इसलिए जीएस 3 को मैंने यहाँ रखा। ऐसे ही जीएस 2 को 19 को रखा क्योंकि जीएस 2 जब मेरा यहाँ होगा तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 3 दिन का गैप 3 दिन का गैप आ जाएगा। जीएस 1 को मैंने यहाँ रखा क्योंकि जीएस 1 मेरा थोड़ा सॉर्टेड होता था, आप अकॉर्डिंगली इसको स्वैप भी कर सकते हो, ठीक है? तो पर्पस ये है कि आपको समझ आ गया होगा, गैप रूल के हिसाब से फंडामेंटल जो ऑब्जेक्टिव है, गैप रूल के हिसाब से आपको अपने टाइम टेबल को शेड्यूल करना है। तो ये हो गया, अब ये 4 दिन मेरे बुक हो गए। अब बीच में क्या है कि हमारा क्या हुआ, ये देखो 4 दिन मेरे चले गए, ये मेरे 4 दिन चले गए, ये 4 दिन मेरे चले गए जीएस के रिवीजन में, ये 3 दिन मेरे चले गए जीएस के पेपर को देने में। अब मेरे 7 दिन का गैप आ गया है। तो बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये जो 3 दिन है मेरे,
ये जो मेरे 3 दिन है इसमें मैं ऑप्शनल रिवाइज़ करूँ। बहुत है, अगर आपने इस टाइम पे ऑप्शनल रिवाइज़ नहीं किया, तो ये 7 दिन का जो गैप है ये आपको ले डूबेगा। समझ रहे हो? अगर ये इससे 7 दिन से भी ऊपर गैप कर दिया, मान लो आपने 15, 16, 17 को जीएस अपने ऑप्शनल को रिवाइज़ नहीं किया ना, तो ये जो 4 दिन का गैप ये है और 3 दिन का गैप ये है। ये 3 दिन का गैप और ये 4 दिन का गैप, ये आपको ले डूबेगा ऑप्शनल। आप काफ़ी चीज़ें भूल जाओगे, जो एटलीस्ट ये रेड फ्लैग्स भूल जाओगे अपने ऑप्शनल के। जो पर्टिकुलर चीज़ें आपको परेशान करती होंगी या फिर जो टफ क्वेश्चन है ये आपको परेशान करता होगा, ये चीज़ें भूल जाओगे। तो इसलिए मैंने क्या किया, 15, 16, 17 को ऑप्शनल रिवीजन रखा है और 15 तारीख को ईज़ीएस्ट चैप्टर रिवाइज़ करूँगा 50% और 16 तारीख को मैनेजेबल चैप्टर रिवाइज़ करूँगा और 17 तारीख को टफ चैप्टर रिवाइज़ करूँगा। टफ चैप्टर को 17 तारीख को पर्टिकुलरली इसलिए रखा है क्योंकि गैप रूल के हिसाब से। क्योंकि जितना लेट टफ चैप्टर को रिवाइज़ करूँगा, उतना ज़्यादा याद रहेगा मेरे को। अगर मैं टफ को यहाँ रियायत याद करूँगा तो 2 दिन का एक्स्ट्रा गैप आ जाएगा, ठीक है? फिर उसके बाद अब ये एक सिमुलेशन, मेरा मानना है कि एक सिमुलेशन आपको करनी चाहिए, ठीक है? तो 12, 13, 14 मैंने सिमुलेशन के लिए रखे हैं, ठीक है? मैं पर्टिकुलरली नहीं करता था, लेकिन लोग जो है टेस्ट वगैरह देते हैं। तो अगर आपको सिमुलेशन मेरे हिसाब से करनी चाहिए सबको, ठीक है? तो इसमें आप सिमुलेशन कर सकते हो कि यार जो सिमुलेशन का मतलब है कि आपने प्रॉपर जो 5 पेपर है एक साथ दे दिए 3 दिन में। जैसे यहाँ पे 3 दिन में आपके 5 पेपर हो रहे हैं ना, 22, 23, 24 को आपके 22, 23, 24 को 3 दिन में 5 पेपर हो रहे हैं, उसी तरह आपने यहाँ 3 दिन में 5 पेपर की प्रैक्टिस कर लेनी है। अगर आप मान लो पूरा पेपर नहीं भी लिखते हो तो एटलीस्ट सिमुलेशन कर लेना। सिमुलेशन का पर्पज़ क्या होता है? सिमुलेशन का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि एक तो आपको टाइम मैनेज करना आ जाए। टाइम मैनेजमेंट की मैं वीडियो बनाऊँगा अभी, ठीक है? मैंने सोचा है 3 आवर मैनेजमेंट, टेम्परामेंट मैनेजमेंट, सब सारी वीडियो बनाऊँगा मैं, ठीक है अभी। टाइम मैनेज आपको करना आ जाए कि 3 घंटे कैसे मैनेज करते हैं, क्वेश्चन को 7 मिनट में, 9 मिनट में, 10 मिनट में कैसे कंप्लीट करते हैं। उसके बाद आपको आ जाए कि आपका जो एक शॉक वैल्यू है, शॉक वैल्यू को कैसे एब्ज़ॉर्ब करते हैं, वो सब आ जाए, ठीक है। फिर उसके बाद अभी जो 3 दिन है, इन 3 दिन में आप अपने रिवीजन कर लो, ठीक है। अब रिवीजन के ब्रेकअप होते हैं, देखो यहाँ मैंने लिखा है रिवीजन के अंदर नोट्स, यहाँ मैंने लिखा है रिवीजन के अंदर नोट्स और यहाँ मैंने लिखा है रिवीजन के अंदर फैक्ट्स और पीवाईक्यूज़। तो ये मैं बताता हूँ, जीएस के ब्रेक नोट्स के 3 ब्रेकअप होंगे, एक होगा आपका पीवाईक्यूज़, एक होगा पीवाईक्यूज़। पीवाईक्यूज़ मतलब पीवाई जो आपके पीवाईक्यू, मैं हमेशा बोलता हूँ पीवाईक्यू, जैसे एसआईपी का पूरा कोर्स ही मेरा पीवाईक्यू बेस्ड था, ठीक है। जो मेरे को जानते हैं वो तो जानते हैं, मैं प्रीलिम्स में पीवाईक्यू ही करता था, ठीक है। तो इसमें एक पोर्शन होता है पीवाईक्यू वाला, दूसरा पोर्शन होता है फैक्चुअल। फैक्ट्स मतलब जैसे जीएस 2 के अंदर केस लॉज हो गई, कमिटीज़ हो गई, जीएस 3 के अंदर जो डाटा हो गया, इकोनॉमी का डाटा, एग्रीकल्चर का डाटा हो गया, ठीक है। जीएस 4 के अंदर आप पर्टिकुलर थ्योरीज़ होगी, थ्योरीज़ के आर्गुमेंट्स हो गए, ठीक है। जो फैक्चुअल पोर्शन है आपका, जीएस 1 के अंदर आपका ज्योग्राफी की फैक्चुअल पोर्शन हो गया, हिस्ट्री का फैक्चुअल पोर्शन हो गया, आर्ट एंड कल्चर का फैक्चुअल पोर्शन हो गया, ठीक है। और एक होता है आपका ये नोट्स वाला पार्ट, जो आपने प्रॉपर नोट्स बनाए होंगे, वन पेजर नोट्स जिसको बोलते हैं, ठीक है। जो वन पेजर नोट्स का कंसेप्ट चलता है, ठीक है। तो ये 3 पोर्शन में आप तोड़ सकते हो जीएस को। तो मेरा मानना है जो पीवाईक्यूज़ और फैक्ट्स है, ये आपको इस वाले रिवीजन में याद करना चाहिए, जो लास्ट रिवीजन होगा पेपर से पहले, ठीक है। और जो नोट्स वाला रिवीजन है वो आपको अभी करना चाहिए, ठीक है। नोट्स वाला रिवीजन मुझे लगता है बाद में, क्योंकि दीज़ टू थिंग्स है ना, ये जो 2 चीज़ें हैं, ये 2 चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी है। पीवाईक्यूज़ और फैक्ट्स ज़्यादा ज़रूरी है रेदर देन आपके नोट्स से, ठीक है। मेरा पर्सनल टेक है ये कि ये 2 चीज़ें आपके ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए इन चीज़ों को मैं बाद में रिवाइज़ करूँगा, क्यों? क्योंकि जितना लेट रिवाइज़ करूँगा, उतना ज़्यादा याद रहेगा मेरे को, एज़ पर माय गैप रूल, ठीक है। तो इसलिए पीवाईक्यूज़ और फैक्ट्स वाली चीज़ें मैं बाद में याद करूँगा, लास्ट वाले इन 4 दिनों में रिवाइज़ करूँगा और जो नोट्स वाली चीज़ें मैं वो भी याद कर लूँगा, ठीक है। तो इन 3 दिनों में आप नोट्स का रिवीजन कर लेना जो आपको करना है, ठीक है। एकदम फटाक-फटाक से करना है। ये मैंने आपको बता दिया और इसमें भी एक और चीज़ होती है, देखो, एक और चीज़ों से एक और तरीके से आप ब्रेकअप कर सकते हो। एक होता है रिपिटिटिव पोर्शन, ठीक है? किसी भी मान लो जीएस में ले लो, ऑप्शनल में ले लो, या जी ऑप्शनल का भी ब्रेकअप ऐसे ही कर सकते हो, जीएस में भी ऐसे ही होता है। कुछ पोर्शन होता है रिपिटिटिव, कुछ पोर्शन होता है डाइवर्जेंस। रिपिटिटिव मतलब जैसे मैं आपको बताता हूँ रिपिटिटिव क्या है, कि फ्लड का क्वेश्चन आना है, फ्लड मैनेजमेंट का क्वेश्चन आना है, जीएस 1 में, जीएस 3 में बार-बार आता है, ठीक है? आपका गुप्ता गुप्ता एज का बार-बार पूछता है, ठीक है? चोला एज बार-बार पूछता है, ठीक है? उसी तरह लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बार-बार पूछता है, तो ये रिपिटिटिव क्वेश्चंस है। इंक्लूसिव ग्रोथ बार-बार पूछता है। तो जो रिपिटिटिव पोर्शन है ना, वो आपके एकदम कंठस्थ होना चाहिए आपको। पहले आप रिपिटिटिव पोर्शन को कंठस्थ करोगे, ठीक है? उसके बाद जो डाइवर्जेंस पोर्शन है, उसको थोड़ा कम इम्पोर्टेंस दोगे। इस टाइम पे मतलब डाइवर्जेंस के ऊपर ज़्यादा फोकस ना ही करो तो बेहतर है, ठीक है? इस टाइम पे डाइवर्जेंस के ऊपर फोकस मत करना। मतलब कर सकते हो, पहले आपने करना था, लेकिन अभी जो है मेरा पर्पस है 100% प्लेसमेंट। जो मेरा फंडामेंटल पर्पस है वो ये है कि 100% प्लेसमेंट हो जाए मेरी, ठीक है? और 100% रिवीजन हो जाए मेरी, और मेरी स्लाइसिंग एंड डाइसिंग वाली चीज़ें हो जाएँ। तो इसके लिए क्या है कि जो इमीडिएटली मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी रेपिटेटिव पोर्शन है हमारे लिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी रेपिटेटिव पोर्शन है, तो ये मेरे को याद आना ही चाहिए, ठीक है? अगर मैं ये भूल गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए इस वाले पोर्शन को मैं पहले रिवाइज़ करूँगा, और डाइवर्जेंस वाला पोर्शन का एग्ज़ाम्पल मैं आपको देता हूँ, जैसे नेशनल कमीशन फॉर वुमेन पूछ लिया, ठीक है? या फिर आपका मान लो मैकब्राइड कमीशन पूछ लिया,
ठीक है? ऐसे जो थोड़े से ऑब्सक्योर क्वेश्चन होते हैं, जो रेगुलरली नहीं आते, कभी-कभी पूछ लेता है एग्जामिनर, है ना? तो ऐसे क्वेश्चंस के ऊपर आपको कम फोकस करना है। जो रिपिटेटिव क्वेश्चन है, सिटीजन चार्टर कभी भी पूछ लेता है वो, ठीक है? आपका ये प्रेशर ग्रुप पे पूछता रहता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप पे पूछता रहता है, तो ये चीज़ें आपको पहले करनी है रिवाइज़, ठीक है? बाकी ये मैं वीडियो बनाऊँगा अभी, ठीक है? धीरे-धीरे अभी आपके एग्ज़ाम तक आई विल इंश्योर 22 तारीख मतलब आपके मैं रेगुलरली आपके पास वीडियो डालता रहूँगा, ठीक है? तो ये पहली ये मैं जीएस 1 की स्ट्रैटेजी मैं बताऊँगा मैं कैसे मैनेज करता था, जीएस 2, जीएस 3, जीएस 4 उसी तरह लैंग्वेज के पेपर की भी मैं बनाऊँगा, एस्से का भी बनाऊँगा, एग्ज़ाम डे ऑन द डे कैसे आपको मैनेज करना है। अभी तो ये मैंने आपको अभी ये बताया कि 15 दिन में टाइम टेबल कैसे शेड्यूल करना है। मैं एक वीडियो ये भी बनाऊँगा एग्ज़ाम डे पे कैसे मैनेज करना है, एग्ज़ाम वीक कैसे मैनेज करना है, एग्ज़ाम वीक मतलब ये वाला वीक जो है आपका 22 से जब आपका वीक स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? इसको कैसे मैनेज करना है, ऑप्शनल के गैप को कैसे टेम्परामेंट कैसे मैनेज करना है, 3 आवर कैसे ये मेरी खासियत है, ठीक है? इसी के लिए मैं जाना चाहता हूँ, ठीक है? आई एम नोन फॉर दीज़ थिंग, है ना? और तो रिवीजन स्टडी ये सब मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, ठीक है? तो थैंक यू गाइज़, गुड लक, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। तो जो आपको फ्यूचर वीडियो चाहिए होगा यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है? तो उसके अकॉर्डिंगली मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूँगा। अगर कोई और आपको लगता है कि इस पर्टिकुलर चीज़ पे वीडियो बनानी चाहिए तो मैं उसमें बना दूँगा। थैंक यू गाइज़, गुड लक फॉर योर मेन्स।